हम लाइव आ गए। जी, नमस्कार। नमस्ते, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। केम छो, कसा काय, खम्मा गणी। मैं आपकी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट रेखा लोढ़ा स्मिथ आप सभी का कहानी पार्क की सैर कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करती हूँ। माँ वाणी को प्रणाम करती हूँ और आज के हमारे कहानीकार आदरणीय रजनीकांत जी शुक्ल और इस कार्यक्रम की अधिष्ठात्री आदरणीय डॉक्टर विमला दीदी को नमन करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा कार्यक्रम की शुरुआत सलीला संस्था के किसी प्रकल्प के परिचय से आरंभ करते हैं। सलीला संस्था सलूम्बर का मिजाज सामान्य अन्य संस्थाओं से थोड़ा भिन्न है। सलीला संस्था लकीर की फकीर की तरह कार्य नहीं करती। यह सदैव नवाचार में विश्वास रखती है। इन्हीं नवाचारों से इसका आयाम और इसका कलेवर बड़ा हो जाता है। यह इसलिए कि संस्था की संस्थापक डॉक्टर विमला भंडारी जी स्वयं नवाचारों में विश्वास करती हैं। उनके लेखन में हर नई पुस्तक में हमें नवाचार दृष्टिगोचर होते हैं। इसी क्रम में सलीला संस्था द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी व सम्मान समारोह 2018 में सम्मानित होने वाले साहित्यकार एवं सहभागी साहित्यकारों के आपस में सूचना के आदान प्रदान की सुविधा के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। इसे बनाते वक्त शायद विमला दीदी ने भी नहीं सोचा होगा कि यह ग्रुप संस्था की ख्याति और गौरव का हेतु बन जाएगा। कार्यक्रम समाप्ति के बाद इस ग्रुप को बंद करते वक्त दीदी के मन में किसी परिकल्पना ने जन्म लिया और अन्य मित्रों की सहमति से इस ग्रुप को बाल साहित्य सृजन का पटल बनाकर संचालित करना आरंभ हुआ। धीरे धीरे कई परिष्कारों से गुजरते हुए आज ये ग्रुप बाल साहित्य की कार्यशाला के रूप में कार्यरत है। इस कार्यशाला में कविता, कहानी, चित्रकथा, आलेख, संस्मरण, समीक्षा आदि विषयों पर सार्थक लेखन करवाया जाता है। उस लेखन पर विषय विशेषज्ञों द्वारा उनका मूल्यांकन व समीक्षा की जाती है। सभी सहृदयता से अपनी कमियां स्वीकार कर आवश्यक सुधार करते हैं। इस पटल पर जो भी लेखक नियमित लेखन करता है, 6 माह के भीतर भीतर उसकी एक पुस्तक तैयार हो जाती है। इस ग्रुप से जुड़कर कई नवोदित लेखक लेखन के गुर सीखकर सार्थक लेखन करने लगे। कईयों की 2-3 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो गई। इस ग्रुप द्वारा तैयार लेखक कई प्रतियोगिताओं में विजयी रहे। कुछ को सम्मान भी प्राप्त हुए। पूर्ण अनुशासित और अपनी नियमावली के अनुरूप संचालित यह पटल अपनी एक अलग पहचान रखता है। हर कोई इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है। इस हेतु डॉक्टर विमला भंडारी जी का जितना आभार किया जाए वह कम ही होगा। मैं हृदय से सलीला संस्थान और डॉक्टर विमला भंडारी जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि वे ऐसे नवाचारों के माध्यम से हम सभी साहित्यकारों के हित में जुड़ी हुई हैं, अनवरत श्रमशील हैं। कुछ न कुछ निश्चित रूप से हमारी भलाई के लिए ही वे करती रहती हैं। आज के हमारे कहानीकार जो हमें कहानी सुनाएंगे वे हैं लब्ध प्रतिष्ठित कहानीकार श्री रजनीकांत शुक्ल जी। मैं उनका संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष रखती हूँ। रजनीकांत शुक्ल जी का जन्म 15 जनवरी 1961 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। आप बाल कहानी, बाल कविताएं, बाल नाटक, बाल नोटंकी, साक्षात्कार, लेख आदि विधाओं में निरंतर लेखन कर रहे हैं। जिंदगी तुझी से काव्य संग्रह, अक्कड़ बक्कड़, बाल कविता, गड़बड़ जाला व अन्य कहानियां, बहादुर की सच्ची कहानियां भाग 1 व भाग 2, बहादुर की प्रेरक घटनाएं, हंसते गाते नाटक 3, बच्चों की साहसिक कहानियां, साहसी घटनाएं, हमारे बहादुर बच्चे, मजेदार पढ़ाई कहानी संग्रह, चतुराई का न्याय, बाल नौटंकी आदि पुस्तकें आपकी अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। आप त्रैमासिक पत्रिका कर्तव्य चक्र का संपादन करते हैं। एक बहादुर का जन्म नामक
कहानी का रेडियो द्वारा 13 कड़ियों में प्रसारण हुआ है। बहादुर बालकों का गुजराती में अनुवाद हुआ है। साहसी घटना व साहसी कथा का मराठी में अनुवाद हुआ है। डीएवी संस्थान की कक्षा 5 की पुस्तक में नूतन सरल हिंदी माला, नवीन संकल्प हिंदी पाठमाला के कक्षा 6 व कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में आपकी रचनाएं शामिल हैं। विश्व पुस्तक मेले के बाल मंडप में प्रतिवर्ष स्वरचित नाटक का निर्देशन, दिल्ली सरकार के हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की निर्माण में भी आप भागीदारी करते रहे हैं। आपको चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, बाल कल्याण संस्थान कानपुर, उत्तराखंड बाल साहित्य संस्थान, पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी शिलोंग मेघालय व सलीला संस्था सलूम्बर सहित लगभग 1.5 दर्जन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया है। यह आपके बहुत बड़े व्यक्तित्व और कृतित्व का बहुत नन्हा सा परिचय मैंने आपके समक्ष रखा। कुछ बातें हम आदरणीय रजनीकांत जी शुक्ल से जानेंगे, उनके बारे में, उनके लेखन के बारे में। आदरणीय शुक्ल जी, मैं एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके परिचय में मैंने बाल नाटक और बाल नौटंकी का अलग अलग जिक्र देखा है। इन दोनों में क्या अंतर है, कृपया बताइए। नमस्कार रेखा जी और नमस्कार विमला जी, जो इस कार्यक्रम को उसके सूत्रधार हैं, शुरुआत करने वाली हैं, और आप भी लगातार मैं इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूं। तो सबसे पहले आपको नमस्कार है, और हमारे जो दर्शक गण यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और जहां तक आपने पूछा कि बाल नाटक और बाल नौटंकी की बात, तो ये दरअसल मेरा जन्म जहां का आपने जिक्र किया फर्रुखाबाद, तो वहां पर हमारे यहाँ नौटंकी की क्वीन जो है गुलाब बाई, जिनका एक गीत गाया हुआ फिल्म में आपने कभी सुना होगा, नदी नारे न जाओ श्याम पैया परूं, और नदी नारे गए तो जैबो करो, उस बीच धारे न जाओ श्याम पैया परूं। तो इसको फिल्म में लिया गया था, उनके गीत को इतना लोकप्रिय था। तो वो हमारे जनपद की ही थी, और संभवतः हमारे जनपद की पहली पद्मश्री जो सम्मान प्राप्त करता भी वो थी, कला के क्षेत्र में, लोक कला के क्षेत्र में। तो चूंकि मेरा रुझान लोक कला में था और दिल्ली में मैं रहता था, तो हम मुझे संगीत नाटक एकेडमी, जो कि इन सभी कलाओं की को संरक्षित करती है केंद्र सरकार की तरफ से, तो उस संस्थान की तरफ से मुझे उस कार्यक्रम में उनके उसमें स्मृति में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था कानपुर में, तो उसमें जाने का अवसर मिला। तो जब मैं वहां गया, मैंने नौटंकी को देखा, उसकी लोकप्रियता को मैं पहले से जानता था बचपन से, चूंकि मैं उसी क्षेत्र में पला बड़ा हूं। तो मैंने कहा कि बच्चों के लिए इस लोक विधा को क्यों ना अपनी पूर्वजों की, पुरखों की लोक विधा को बच्चों से जोड़ा जाए। तो ये बात मेरे दिमाग में आई। अब चूंकि हमारा जब बचपन था, तो चूंकि ये लोक विधा ऐसी थी कि जो लोकप्रिय तो थी, लेकिन जो तथाकथित उच्च वर्ग वहां उनमें उसमें संभ्रांत वर्ग जिसको कहते हैं, वो इन लोक कलाओं में नहीं जाता था, क्योंकि उसमें कुछ अश्लीलताएं वगैरह और कुछ इस तरह की बातें ऐसी हुआ करती थी जिससे कि उनका जाना प्रतिबंधित था। और तो हम बचपन में तो इन चीजों को इतना करीब से नहीं देख पाए, लेकिन हाँ, एक स्वाभाविक जिज्ञासा बनी रही इसके प्रति। तो जब मैं वहां से लौट के आया कानपुर से उस कार्यक्रम से, तो सबसे पहले तो मैंने अमर उजाला में उसकी एक रिपोर्ट लिखी अखबार में, और मेरा मन हुआ कि मैं नौटंकी को लिखूं बच्चों के लिए। तो मैंने पता किया कि किसने बच्चों के लिए नौटंकी लिखी है। तो पता लगा कि बच्चों के लिए चूंकि नाटक ही बहुत कम लिखे गए हैं, या लिखे गए हैं तो वो लोकप्रिय नहीं है, बच्चों तक पहुंचे नहीं है। क्योंकि मैं चूंकि शिक्षक हूं, और हर सांस्कृतिक पर्व पर बच्चों के लिए नाटकों की जरूरत होती है, और बच्चे हमेशा मांगते हैं। तो उनकी उस कमी को पूरा करने के लिए मैंने विद्यालय में एक हास्य और व्यंग के नाटक ये 3 लिखे, और जो बाकी समय में जब इकट्ठे हो गए तो मैंने उनका प्रकाशन कराया। तो ये हंसते गाते नाटक 3 करके जो पुस्तक है, तो ये इस तरह से इसका जन्म हुआ। और जब हम वहां से लौट के आए उसमें कानपुर से, तो हमें पता लगा कि कानपुर में हुआ, और गुलाब बाई के गांव में, जो कि फर्रुखाबाद में ही है, अब तो जनपद कन्नौज में आ गया।
तो 3 दिन वहां कार्यक्रम हुआ था और 3 दिन वहां कार्यक्रम हुआ था, गांव में हुआ था, जहाँ पे खेत में बड़ी शामियाना लगा कर और गांव के लोगों ने उसको देखा। बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। मणिपुर से लेके पूरे देश के कलाकार वहां पर आए थे, तो मुझे सौभाग्य मिला उसको देखने का। फिर लौट के आके मैंने कहानी लिखी, तो मैंने पता किया, तो हमारे मित्र हैं नागेश पांडे, सभी लोग जानते हैं आप लोग, तो उनसे मैंने कहा कि भाई मुझे नौटंकी लिखनी है, लेकिन नौटंकी में जो उसके चौबोला और जो छंद और जो होते हैं उनके बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं। जानता तो हूँ, सुना है मैंने, लेकिन उसकी उस तरह से जानकारी नहीं कि मैं उसको लिख सकूं। तो नागेश जी ने हमें एक श्री प्रसाद जी की नौटंकी जो उन्होंने कभी लिखी थी पराग में, तो उसका आधा हिस्सा शेष अगले पृष्ठ पर इस तरह से था, तो वो शेष अगले पृष्ठ नहीं मिले और वो कुछ पहले पिछले पृष्ठ मिल गए, तो उससे मुझे कुछ आइडिया हुआ और बाकी मैंने फिर ये नौटंकी लिखी, चतुराई का न्याय। और इतनी अच्छी नौटंकी कि मैं कई बार उसका कई जगह पाठ भी कर चुका हूँ और बड़ा अच्छा, बच्चे बहुत पसंद करते हैं उसको। तो ये नौटंकी है जिसमें उसके अलग तर्ज होती है, उसमें नगाड़े बजते हैं, बिना नगाड़े के नौटंकी का कोई मतलब नहीं है। और हम तो यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं, तो बच्चों के लिए यहाँ पर एक सालाना जलसा होता है। साल में दो साल में बदल बदल के होता है। एक होता है जश्न बचपन, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कराता है, तो वो जश्न बचपन होता है, और एक बच्चों के नाटकों का कार्यक्रम होता है, बाल संगम, और एक जश्न बचपन। आपके इन्हीं नाटकों पर मुझे याद आ रहा है कि जब सलीला संस्था ने राष्ट्रीय बाल एकांकी प्रतियोगिता कराई थी जी। और उस प्रतियोगिता के अंदर आपको जज बनाया गया था और आपने मूल्यांकन किया था, और ये ही नहीं कि केवल मूल्यांकन किया था बल्कि उन नाटकों की अच्छी भूमिका भी लिखी थी। जब वो पुस्तक प्रकाशित हुई और आपने उसकी बहुत अच्छी भूमिका भी लिखी थी और नाटकों के बारे में, तब हमने हाँ बिल्कुल यही ये तो लोग ये बाल कथाएं अच्छा। श्रेष्ठ बाल एकांकी संचयन, एकांकी संचयन तो रखा होगा, वो नहीं निकाल पाए हम इतनी सारी किताबें निकाल नहीं पाए हमसे। तो श्रेष्ठ बाल एकांकी संचयन पुस्तक आई थी और उसकी आपने भूमिका भी लिखी थी और नाटकों पे हमने लंबी अभी पिछले दिनों मैंने दोबारा फिर उससे डाला था फेसबुक पे, अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपने, मुझे याद है, आपने इन हंसते गाते नाटक 3 में से एक नाटक का मंचन भी आपके सलूम्बर के मंच पर, सलीला के मंच पर हुआ था, और बच्चों ने बहुत उसे पसंद भी किया था, ईमानदार नौकर। और बड़ा अच्छा होता है कि बड़ों के बीच बच्चों की सहभागिता हो, इसी थीम पर हम जो कार्यक्रम का आरंभ करवाते हैं वो बच्चों के किसी न किसी गतिविधि से करवाते हैं, और बड़े जो बाल साहित्यकार अभी मौजूद हैं हॉल में, उन्हीं के हम लोग नाटक या जो भी कविता वगैरह है वो प्रस्तुत करवाते हैं, बच्चों को ये बड़ी एक रचनाकार के लिए भी ये बड़े ही खुशी की बात होती है, उसके लिए अनमोल पल होते हैं कि उसकी कृति का कहीं जो उसके सामने प्रदर्शन हो रहा है और नई पीढ़ी उसको कर रही है, तो ये उसको इसके लिए सीखने का भी अवसर होता है बच्चों के साथ। और बच्चों को बाल साहित्यकार अपनी पुस्तकें या जो भी वो उपहार में लाए होते हैं वह भी मंच पर प्रदान करते हैं, तो उनसे साक्षात्कार का एक बहुत अच्छा अवसर भी होता है ये। मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे कई बार कार्यक्रम में आमंत्रित किया और मैं उसमें गया, और सिर्फ गया ही नहीं, पहली बार जब गया था तो साधारण दर्शक के रूप में गया था, लेकिन अगली बार से जब मैं जितनी भी बार गया वो सक्रिय सहभागिता मेरी रही कार्यक्रम में, और इसका मुझे खुशी है कि आपने मुझे हर बार अवसर दिया मंच पे सबके साथ बात करने का और उनसे जोड़ने का। तमाम सारे नए दोस्त मेरे इस कार्यक्रम के जरिए बने, जो अभी भी मेरा जुड़ाव जिनसे हुआ, और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला मुझे। पहले तो आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने एक लुप्त होती लोक कला और लोक विधा को नवाचार के साथ हमारे सामने रखा और
बाल नौटंकियों के रूप में आपने उस नौटंकी कला को जीवंत रखने की लिए जो श्रम कर रहे हैं या आप प्रयत्नशील हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद बनता है। और दूसरी बात, आपने इतने अच्छे संस्मरण सलीला संस्थान के साथ के और विमला दीदी के साथ के यहाँ साझा किए, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार कि यही संस्मरण आगे जाकर हमारी पूंजी बन जाती है, हमारी थाती बन जाती है। और एक बात मैं और जानना चाहूंगी, आपके परिचय में मैंने देखा कि कई सारी पाठ्य पुस्तकों में आपकी रचनाएं पढ़ाई जा रही है, लगी हुई है। तो पाठ्य पुस्तक हेतु किए जाने वाला लेखन और सामान्य बाल लेखन क्या एक जैसा ही होता है या उनमें कोई भिन्नता होती है? अगर भिन्न होता है तो क्या मूलभूत अंतर है, कृपया बताइए। मैडम, मैं आपको बताऊं, मेरे पास अभी पिछले हफ्ते एक फोन आया एक प्रकाशन संस्थान का कि मैं आपकी रचना अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहती हूँ। किन्हीं महिला का फोन आया, वो प्रकाशन संस्थान से जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा मैं आपकी मुझे किसी ने आपका नंबर दिया और मैं आपको इसी जरिए इस वजह से फोन कर रही हूँ कि आपकी कुछ रचनाओं को हमें बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करना है। तो हमने कहा बहुत खुशी की बात है आपका फोन आया, पहली बात तो ये, क्योंकि आज तक जितनी भी रचनाएं मेरी पाठ्यक्रमों में लगी हुई है, किसी ने मुझे न तो पूछा है मुझसे और न मुझसे अनुमति ली है और ना मुझे बताया भी है। मुझसे पूछे बगैर कम से कम 4-5 जगह तो जो दूसरों के जरिए पता चला कि मेरी रचनाएं पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो पहले तो हम आपके सवाल का जवाब यहीं से मिल जाता है कि मैंने पाठ्यक्रम के लिए अलग से कोई भी रचना नहीं लिखी। मैंने जो लिखा उसी को लोगों ने उठा के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया और शायद उसकी रचना की श्रेष्ठता रही होगी उनकी नजरों में, बच्चों के लिए उपयोगिता रही होगी, जो उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं और वो उसको पाठ्यक्रम में शामिल करने का लोभ संवरण नहीं कर पाए। तो बिना मुझसे पूछे ये सारे पाठ्यक्रमों में है। अभी एक जो पिछले हफ्ते जो फोन आया जिसके बारे में, वो जरूर हमसे पूछ रहे हैं कि हम आपकी रचना पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं, तो आप मुझे अनुमति दें और रचना भी दें अपनी। तो अभी तक जो हमने लिखा है वो पाठ्यक्रम के लिए नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ बच्चों के लिए लिखा और सच्चे मन से लिखा। अब देखिए ये बात जो सच्चे मन से लिखने की बात है वो ये है कि मैं लिखते समय ध्यान रखता हूं, और सभी रचनाकारों को, बाल रचनाकारों को ध्यान रखना चाहिए कि जो शब्द जो हो, वाक्य जो हो, वो छोटे छोटे हो, सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में अपनी बात को कहें, बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें, ताकि बच्चे उसको एकदम पानी की तरह बहता हुआ उनके मन में, और वो जो बात आप कहना चाहते हैं वो शब्द उसका माध्यम बने, जरिया बने, और वो बात बच्चों तक पूरी तरह सीधी तरह पहुंच जाए। तो बच्चों के लिए पाठ्यक्रम लिखने के लिए, और वैसे और जो भी बच्चों के लिए जो भी लिखा जाए, पाठ्यक्रम के लिए अलग से नहीं लिखने की जरूरत। जो भी आप लिख रहे हैं बच्चों के लिए, वो इस दृष्टि से लिखें कि वो बच्चों तक पहुंच जाए सीधा। उसके लिए आप सरल भाषा का प्रयोग करें, बच्चों की तल पे जाके लिखें, तो थोड़ा ये रहेगा कि हाँ वो समझ, ये ऐसा लग रहा है कि आप ही लिख रहे हैं और आप समझ रहे हैं बच्चा बन के। तो फिर आप का लिखना सार्थक होगा और सहज होगा और बच्चे तक पहुंचेगा। तो बड़ी अच्छी बात है आपने पूछा, लेकिन मेरी जो भी रचनाएं पाठ्यक्रम में आज तक शामिल की गई हैं, सिर्फ हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उन्होंने तो मुझे बुलाया था और मुझे बुला के, और मैं उनके वर्कशॉप में भी गया, और मेरी कुछ कहानियां पाठ्यक्रम में शामिल हैं। तो उसमें चूंकि मैं दिल्ली सरकार में अध्यापक था और दिल्ली सरकार का ही उपक्रम है, तो उसके लिए हमें अलग से वो किया भी नहीं गया, टीम में था तो मैंने उसका सहयोग किया, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसमें हाँ, तो बाकी अब ये जो आगे आएगा वो जरूर पाठ्यक्रम, हाँ कुछ एक जगह जैसे हमारे विद्यालयों में उन्होंने हमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, निर्णायक के रूप में बुलाया कभी किसी कार्यक्रम में, तो मैं गया तो बच्चों को पुरस्कार के रूप में अपनी कोई पुस्तक दे दी। तो पिछले 2 साल पहले एक विद्यालय ने मुझे फोन किया, बोले सर आप जो एक किताब दे गए थे बहादुर बच्चों की, साहसी बच्चों की बहादुरी की कहानियों का, तो वो पाठ्यक्रम में हम अपने पूरक पुस्तक के रूप में लगाना चाहते हैं। तो उन्होंने वो
छठी, सातवीं, आठवीं में एक पूरक पुस्तक वो प्रेमचंद की और उनकी लगाते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की या किसी और की, बड़े रचनाकार की। तो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इस बार हम आपकी रचना ये पुस्तक लगाएं। तो पिछले 2-3 सालों से मेरी वो पाठ्य पुस्तक बच्चे पूरक पुस्तक के रूप में पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं। और अभी इस साल 2-3 विद्यालयों ने और उसने देखा देखी हमसे मांग की है और कहा कि आपकी कोई नई पुस्तक निकली हो तो आप जरूर दें मुझे, ताकि हम बदल बदल के बच्चों को वो देने का प्रयास करें। तो अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने हमारी रचनाएं ली हैं। हमारे सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश छत्री जी हैं, संतोष जी हैं, अनीता जी हैं, जिन जिन के नाम आ रहे हैं, अनिल कुमार जायसवाल जी हैं, तो सभी का मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि वो उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाल कर यहाँ हम लोगों को कार्यक्रम को सुन रहे हैं। जी रेखा जी। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि बाल मनोविज्ञान को समझते हुए बालकों के लिए, बालकों के हित में लिखा गया साहित्य पाठ्य पुस्तक में शामिल हो सकता है। उसके लिए कुछ अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। हालांकि मैंने कई जगह सुना कि लेखकों को बिठाकर विषय देकर लिखाया जाता है और उनके अपने मानदंड होते हैं, लेकिन आज आपने उस मेरे भ्रम को भी तोड़ दिया कि अगर अच्छा लिखा हुआ है, सार्थक है, तो निश्चित वो पाठ्य पुस्तकों में भी अपना स्थान प्राप्त करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 बातें आपसे जानना चाहती हूँ, लेकिन समय की भी अपनी सीमा है, तो मैं पहले एक बात जानने के बाद समय बचा तो मैं दूसरी बात भी पूछूंगी। पहली बात ये कि आपकी जितनी पुस्तकें हैं उसमें सब में बहादुरी की कहानियां, साहसी बच्चों की कहानियां, बहादुर बच्चे, मतलब बहादुरी से जुड़ी हुई चीजें ही है। तो ऐसी किस चीज ने आपको प्रभावित किया कि आप बहादुरी पर ही लिखते रहे, बहादुरी की बातें लिखते रहे? तो ये आपका निजी अनुभव है, वो सुनाइए। बहुत बहुत अच्छी बात आपने पूछी मैम। मैं ये दूसरों को भी बताना चाहूंगा, बहुत देर से लोग जान पाते हैं कि हमें क्या करना है। दरअसल हमें कोई अपना एक क्षेत्र चुन लेना चाहिए, हर किसी को। वो वसीम बरेलवी शायर हैं, बहुत बड़े, उनका एक शेर है कि पानी से दोस्ती है तो कश्ती में क्यों रहें, दरिया की तह में हमको उतर जाना चाहिए। तो जब हम किसी से कोई काम करते हैं तो उसके गहराई से उसमें जाएं और किसी एक विषय को पकड़ें और उसपे लगन लगा के उसके काम। हम बच्चों के लिए अक्सर कभी बच्चे हमसे कई बार, अब चलो हम दूसरों के ऑटोग्राफ लेते थे, लेकिन अब जब कभी हमारे ऑटोग्राफ बच्चे लेते हैं पाठ्यक्रम में, जहां जहां शामिल है, कई बार आ जाते हैं बच्चे, तो हमने 4 पंक्तियां यही लिख के देते हैं कि मन में जो भी सोचोगे कर डालोगे तुम, बन जाओगे जैसा खुद को ढालोगे तुम, एक लक्ष्य ले लगन निरंतर चले अगर जो, तो मन चाही मंजिल जीवन में पालोगे तुम। मन में जो भी सोचोगे कर डालोगे तुम। तो ऐसी जो मन में सोचना है और उसको कर डालना है, लगन के साथ लगे रहना है। तो हमें भी नहीं पता था हमें क्या करना है। हम पहले लेख लिखते थे, कहानियां लिखते थे। तो पहली बार तो हमें राष्ट्रबंधु जी से मुलाकात हुई लाड़नू में, आपके जो राजस्थान में ही है, आचार्य तुलसी का जो जन्म स्थान भी है और यूनिवर्सिटी भी है वहां। तो राष्ट्रबंधु जी अखिल भारतीय लेखक सम्मेलन में मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि रजनीकांत जी, आप जो है बच्चों के लिए लिखो, आप टीचर हो, बच्चों से आपका जुड़ाव है, तो आप बच्चों के लिए लिखो। लेकिन उनकी बात को मैंने सुना और सुन लिया, लिखता तो था, बच्चों के लिए भी थोड़ा बहुत लिखता था फिर, लेकिन पूरी तौर पे समर्पित नहीं था। बाद में मुझे कई सारे और लोग भी मिले। जोरा सहगल ने मुझसे कहा कि किसी एक विषय को पकड़ो। और मैं स्काउटिंग से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं स्काउटिंग के ट्रेनर था यहाँ पे दिल्ली में। तो हमारे यहाँ एक बार मुख्य अतिथि के तौर पे गुजरात की समाज सेविका विद्याबेन शाह आई और उन्होंने बच्चों के मैं कार्यक्रम का संचालन कर रहा था, वो मुख्य अतिथि थी। मुख्य अतिथि के तौर पे बोलते हुए बच्चों से पूछा उन्होंने कि बच्चों, क्या आपको पता है कि जो 26 जनवरी की परेड पे हाथी पे बैठ के जो निकलते हैं बच्चे, वो उसकी शुरुआत कैसे हुई? उसकी शुरुआत यहाँ दिल्ली के ही एक बच्चे से हुई और वो बच्चा स्काउट बच्चा था, वो उसने नेहरू जी की जान बचाई थी। तो वो उन्होंने जो बात बताया, और वो बच्चा अभी भी है। फिर मैं उस कार्यक्रम के बाद मैं उस बच्चे के पास गया, उनको ढूंढा, उनसे मिला और उनसे बात की, उनका इंटरव्यू किया। और इस तरह से मेरी धुन लग गई मुझे कि मैं बच्चों के लिए लिखना है और मैं बच्चों के लिए लिखने लगा। धीरे धीरे लिखता रहा। सहारा समय,
में पूरे पेज में हमारे बहादुर बच्चों की कहानियों को छापाया। ये जो पत्रिका अणुव्रत पत्रिका है, उसके हर अंक में हमारी कहानी वहाँ छापी। जो संपादक महोदय थे महेंद्र कर्णावत जी, जो राजस्थान के हैं, उन्होंने कह के हमसे कहा कि रजनीकांत जी, ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, आप बच्चों को प्रेरणा मिलेगी इससे, आप लिखिए हमारे लिए। तो हर अंक में उन्होंने छापी कहानी। इस तरह से छपती रही और प्रेरणा मिलती रही, तो मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ गया। फिर हम किताब घर प्रकाशक ने हमारी किताब छाप दी, एक छापी, फिर दूसरी छापी, फिर अभी बाद में प्रभात प्रकाशन वालों ने छाप दी हमारी किताब। और अब तो तमाम सारी इतनी पुस्तकें छप गई हैं कि तमाम सारे दूसरी भाषाओं में, गुजराती में, मराठी में, उर्दू में अभी ट्रांसलेशन हुआ है हमारी किताब का, और तमाम और दूसरी भाषाओं में भी हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं साहसी बच्चों के बारे में ही केवल लिखता हूँ। हाँ, पहचान मेरी जरूर है कि साहसी बच्चों के, लेकिन मेरी किताब अभी भारत सरकार के प्रकाशन विभाग की तरफ से आ रही है, जो मैंने बच्चों के साथ 30 साल की अपनी पढ़ाई में उन्हें जो वो किया है, उनके साथ सामंजस्य किया है, पढ़ाया है, उनके साथ पढ़ाई के साथ अनुभव किए हैं, और जो उनके साथ मैंने अभ्यास किए हैं, उनको लेके बहुत सारी कहानियां बनी। और उन कहानियों का संग्रह एक मजेदार पढ़ाई के नाम से प्रकाशन विभाग से आ रहा है। चूंकि कोरोना की वजह से अभी उसमें थोड़ी देर हो गई, नहीं तो वो अब तक आ गया होता लोगों के हाथों में। शीघ्र ही वो आने वाला है, और वो सारी कहानियां ऐसी हैं जो मेरी सच्ची घटनाओं से संबंधित हैं, वो भी हैं, लेकिन ऐसी कहानियां जो बच्चों के साथ खेल खेल में बनी है। तो ये अलग तरह का है। और इसके अलावा मेरी कविताएं भी हैं। मेरी कविताओं की पुस्तक, बाल कविताओं की पुस्तक भी प्रकाशित हुई है, और करीब जी अभी 4 संग्रह मेरे कविताओं के आने वाले हैं जी जी। रिसेंटली। तो मैंने देखा आपकी सभी विषयों पर है, पर ये विषय ज्यादा था इसलिए मैंने पूछा। जी आपने एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए जी वाली जी, सब युक्ति जाए। को चरितार्थ किया है कि एक ही विषय पर अगर आप अपनी पैठ बनाएं, उसके गहरे तक जाएं, पहचान बनती है। आपका जी, पहचान आपका बनती है। लेखन पहचान भी बनती है और आपका लेखन भी प्रामाणिक बनता है, अगर आप जी उसको गहराई तक जाने। वैसे जी 8:27 हो गए, 30 पर आपकी कहानी शुरू करनी, तो 1 मिनट या 1.5 मिनट में, हालांकि ये प्रश्न बहुत बड़ा है, फिर भी मेरी हाँ इच्छा है, क्योंकि आप जितने अच्छे नाटककार हैं उतने ही बढ़िया जी कहानीकार। तो मैं हम्म जानना, नाटक और कहानी में मूलभूत अंतर क्या है? कहानी तो दोनों में ही होती है, कथ्य तो दोनों में ही होता है, कथानक दोनों में ही होता है। मूल अंतर क्या? बहुत बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि समय का भी हो हाँ जाए। जी जी, देखिए कहानी तो कहानी है, उसमें जी नाटक में क्या है, नाटकीयता है। नाटकीयता जी है, उसमें संवाद आते हैं, उसमें अभिनय आता है, उसमें आप नाटककार है, जो पात्र होता है, वो उसको वो क्या करता है, वो उसको और ज्यादा निखारता है। और नाटक जो है, सभी उसमें गीत भी है, संगीत भी, सारी कलाओं का मिश्रण नाटक है। तो जब बच्चों के या दर्शकों पर, जो भी देखने वाले हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, वो नाटक प्रभावित करता है, उसमें कि हाव भाव, अभिनय। और आपको मैं बता दूं कि मैं तो चूंकि अध्यापक हूं, तो कई बार टीचर्स की क्लास लेता हूं, तो उन्हें भी बताता हूं कि जो हम बोलते हैं, वो भाषा तो बहुत कम प्रतिशत, 40% कम से कम अपने हम भाव का माध्यम बनाते हैं, बाकी सब तो हम अपने इशारों में बात करते हैं। जी हम ना कह रहे हैं, लेकिन वो ना हाँ होती है कई बार, और हम हाँ कह रहे हैं, लेकिन वो हाँ ना होती है। आप भी जानती हैं इस बात को कि जी जी इशारे की भाषा जो है ना, वो शब्दों की भाषा से शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं, भाव बहुत गहन होते हैं, वो इशारों में व्यक्त होते हैं। जी जी जी। बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि एक कहानी में नाटक चाहे हो न हो, एक नाटक में कहानी भी होती है, कविता भी होती है, गीत भी होते हैं, जी, हाव भाव होते हैं, और बहुत कुछ होता दृश्य दृश्य बहुत साकार हो जाते हैं उसके अंदर। इस तरह से वे चित्रित होते हैं कि लगता है कि हमारे सामने ही घटित हो रहे हैं, और फिर उनको अगर मंचन किया जाए उनका, तो निश्चित रूप से वो बहुत प्रभाव हम पे छोड़ते हैं। मैं विमला दीदी से पूछना चाहूंगी, वो कुछ बात कहेंगे अभी, या कहानी शुरू की जाए? हमारी एक नन्ही श्रोता भी जुड़ गई है, मैं इसका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन इसका स्वागत करता हूं मैं इस पटल पर। कहानी सुनाइए। हाँ, देखिए ये कहानी सुनाइए, कहानी सुनाइए। अब हमारी नन्ही बिल्कुल। परी यहाँ। और रजनीकांत अंकल मुझे कहानी सुनाएंगे। रजनीकांत अंकल मुझे कहानी सुनाइए।
बढ़िया, जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं कहानी सुनाता हूँ। हालांकि इस जी कहानी का नाम जो है, नाम तो है चमत्कारी सेव, लेकिन अब कई बार नाम पे ही हो जाता है। अब जैसे प्रेमचंद का उपन्यास है, सबसे पहला उपन्यास बच्चों के लिए उन्होंने लिखा, उसका उसका नाम ही है कुत्ते की कहानी। अब इतना शानदार उपन्यास है, लेकिन कहानी नाम लिखा है उसका। तो कई बार नाम पे भी बड़ा चक्कर हो जाता है, लेकिन इस पे वो कर सकते हैं, लोग सोच सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा है, लेकिन कहानी में स्पष्ट हो जाएगा। शीर्षक इसका है चमत्कारी सेव। कहानी का शीर्षक है चमत्कारी सेव। जी, स्वागत है, सुनाइएगा। जी। तो राघव को आज बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद आ गई। जब वह खूब गहरी नींद में था, तभी उसे लगा कि कुछ हलचल हो रही है। उसने देखा कि वह शरीर से अलग होकर कुछ दूर जा खड़ा हुआ है। वो हैरान रह गया। उसने घबराकर मम्मी को बुलाने की कोशिश की, तो उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसे लगा कि वो देख तो सकता है, मगर बोलने की ताकत उसमें नहीं रही। उसकी नजर सामने बेड पर लेटे अपने शरीर पर थी, जिसमें से अब धीरे धीरे हल्की हल्की रोशनी, नीली नीली रोशनी फूटने लगी थी। देखते ही देखते शरीर से निकलने वाली रोशनी बढ़ने लगी। वो आश्चर्य से अनोखे दृश्य को देखे जा रहा था। एकाएक उसका सामने पड़ा शरीर चमकने लगा, बिल्कुल पारे की तरह। अभी वो समझ पाता कि अचानक शरीर से धीरे धीरे धुआं निकलने लगा। ये बिल्कुल उस तरह से था जैसे बर्फ से धुआं निकलता है। धीरे धीरे वो धुआं इतना ज्यादा बढ़ गया कि राघव का बेड पर पड़ा शरीर उस धुएं से ढक गया। और जैसे ही वो धुआं छटा, तो सामने का दृश्य देखकर तो राघव हक्का बक्का रह गया। अब उसका पारे वाला शरीर पारदर्शी हो चुका था। पारदर्शी माने उसके आर पार देखा जा सकता था। उसने देखा कि उसके शरीर की नसों में तेजी से खून दौड़ता चला जा रहा है, और उसका दिल किसी पंप की तरह खून को साफ करने में लगा हुआ है। यहां तक कि उसे अपने दिल के धड़कने की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। धक 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 धक। घबराहट में राघव को लगा कि जैसे उसके माथे पर पसीना आ गया। जिसे पोंछने के लिए उसने अपना हाथ माथे की ओर बढ़ाया, तो पाया कि यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर तो उसके साथ था नहीं। एकाएक सामने पड़े शरीर के पेट में से जोर की आवाज आई, और उसने राघव को चौंका दिया। क्या आवाज आई? राघव, इधर देखो। उसने देखा यह आवाज उस सेव की थी जिसे उसने उस शाम को खाया था। राघव ने जवाब में हाँ बोलना चाहा, लेकिन उसके मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकली। सेव ने मुस्कुराकर कहा, राघव, मुझे पता है तुम बोल नहीं सकते हो, हाँ मगर देख सकते हो। इसलिए ही तो मैं तुम्हें देखने के लिए कहा है। तुमने मुझे आज 100 ग्राम के करीब खाया था। मैं तुम्हारे शरीर में क्या क्या करता हूं तुम्हें नहीं पता होगा। देखो जरा मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीज और लौह तत्व। कितनी सारी जरूरी चीजें हैं तुमको देने के लिए मेरे पास। अच्छा, राघव ने कहना तो चाहा, लेकिन मगर आवाज उसकी इस बार भी नहीं निकली। अब उसने देखा कि सेव के सामने उसके बताए हुए इन सैनिकों की फौज खड़ी हुई थी। वो उन्हें सेनापति की तरह आदेश दे रहा था। राघव ने देखा कि सेव ने कैल्शियम से कहा, सुनो, तुम तुरंत अभी जाओ और राघव की हड्डियों को मजबूत करने में जुट जाओ। और देखो, कहीं अगर हड्डियों में टूट फूट हो ना, तो उसे भी ठीक कर देना। जो आज्ञा, कहते हुए कैल्शियम तेजी से दौड़ पड़े। राघव हैरान अपने शरीर में कैल्शियम को जाते हुए देख रहा था। अब सेब ने दूसरी ओर खड़े सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, सुना, सुनो, तुम राघव के दिल की रक्षा में लग जाओ। यह समोसा, चटनी, चाउमीन, बर्गर जैसे फास्ट फूड का दीवाना है। इसे नहीं पता कि उसके खाने से इसके दिल का क्या हाल होने वाला है। और सुनो, तुम, शरीर में खून के प्रवाह को नियमित करने में भी तुम्हें मदद करनी है। जो हुक्म मेरे आका, कहते हुए वे सैनिक पीछे घूमे और तेजी से आगे की ओर बढ़ गए। सेब ने उनके बगल में खड़े सैनिकों की ओर संकेत करते हुए कहा, और सुनो तुम, राघव के फेफड़ों को मजबूत करने में और उसके इस शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाने में जुट जाओ, जिससे कभी राघव को सांस संबंधी कोई बीमारी न हो।
राघव के सामने ही सेव ने कुछ सैनिकों को दिमाग की कोशिकाओं की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी, ताकि उसे कभी भूलने की बीमारी ना हो। उसने अपने कुछ विशेष सैनिकों को राघव के शरीर में ट्यूमर को बढ़ने से रोकने, पेट, स्तन, जिगर व फेफड़े के कैंसर को नष्ट करने के लिए तैनात कर दिया, और कुछ सैनिकों को राघव के दांतों के पीलेपन को खत्म करने में लगा दिया। फिर वो राघव की ओर देखकर बोला, देखो राघव, तुम ये तला भुना खाना छोड़ दो, नहीं तो एक दिन तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, समझे? ये कहते हुए उसने बाकी बचे हुए सैनिकों को राघव के शरीर में मोटापे के रूप में जमा अनावश्यक चर्बी को घटाने में लगा दिया। राघव हैरान परेशान सेव के इन अद्भुत कारनामों को देख रहा था। तभी सेव ने राघव से कहा, सुनो राघव, तुमने मुझे शाम को खाया था, अगर तुम सुबह खाना खाने के बाद मुझे खाओगे तो तुम्हें पेट की कब्ज जैसी समस्याओं से कभी नहीं जूझना पड़ेगा। और सिर्फ मुझे ही क्यों, अगर तुम किसी भी मौसम के फल को खाओगे तो सबके अंदर एक से एक बढ़कर ऐसे ही चमत्कारी फायदे मिलेंगे, और मेरा दावा है तुम्हें फिर कोई बीमारी नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राघव ने कहा। तो इस बार सचमुच उसके मुंह से जोर की आवाज निकली। क्यों? क्या आज सूरज पश्चिम से ये कैसे निकल आया? उसने देखा कि उसकी मम्मी उसका कंधा पकड़कर जगा रही हैं। मुस्कुराते हुए राघव मम्मी के गले से लिपट गया, और उसने तय कर लिया कि मौसम के ताजे फल और सब्जियों को वो रोज खाया करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। गुड़िया बोलो, आपको कहानी कैसी लगी? गुड़िया बोलिए। गुड़िया, उसको सुनने में दिक्कत आई लगता है, वो माइक बंद है, माइक बंद है इसका। हाँ, माइक ऑन करके बताइए। हाँ बताइए, कैसी लगी कहानी आपको? अच्छी लगी? क्या थी कहानी, क्या थी बताइए ना। कुत्ता। आप क्या खाया करोगी? सेव खाया करोगी? फल खाती हो तुम कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ। फल खाती हो? हाँ। फल खाती हो? हाँ। नमस्ते। अच्छा। रजनी अंकल, रजनी अंकल, मैं बिट्टू। आपने ना सेब की कहानी सुनाई। हाँ, सेब के पास इतने सारे सैनिक होते हैं, मुझे तो आज ही पता चला। इतने सैनिक। आपने सेब की कहानी सुनाई ना, मुझे एक सेब की पोयम आती है, मैं सुनाऊं? हाँ सुनाइए सुनाइए। सभी फलों में सेब है न्यारा, लाल गाल सा प्यारा प्यारा, एक सेब जो रोज है खाता, डॉक्टर को वह दूर भगाता, मम्मी मुझको सेब खिला दो, वरना एप्पल जूस पिला दो। अच्छी कविता है ना अंकल ये? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपकी कहानी भी बहुत अच्छी लगी। मैं तो है ना रोज खाता हूँ एप्पल, पर वो मेरा दोस्त है ना विनय, वो नहीं खाता है। मैं उसको आपकी कहानी सुनाऊंगा। हाँ, बिल्कुल, मैं उसे आपकी कहानी सुनाऊंगा और बोलूंगा एप्पल रोज खानी चाहिए। एप्पल के पास बहुत सारे सैनिक है, बहुत सारे सैनिक जो हमारे शरीर को अच्छा कर देते हैं, है ना रजनी अंकल? एप्पल ही नहीं, मौसम के सारे फल। हाँ, सारे फल खाने चाहिए। बहुत, वाकई बहुत अच्छी कहानी। फलों की बात तो आपने की ही, आपने शरीर विज्ञान को भी समझाया, कैसे हमारा हृदय काम करता है, कैसे हमारे शरीर के सारे अंग काम करते हैं। वाकई लाजवाब आपकी कहानी थी। मैं आदरणीय विमला दीदी से कहूंगी कि वे इस कहानी पर अपने विचार रखें। आदरणीय विमला दीदी। रजनीकांत जी, आपने ये कहानी बहुत अच्छी सुनाई, और काव्या ने भी इसको बहुत रुचि से सुना। आप काव्या को जब से जानते हैं, जब वो 1 साल की थी, बहुत छोटी थी। और उससे आपने शायद कुछ ऐसा बोला था, तो उसने अपना नाम भी बताया था कि मैं काव्या हूँ। तो आज जब मैंने बोला उसको रजनीकांत अंकल की कहानी आ रही है, तो उसने कहा मैं सुनूंगी। पर आपकी कहानी उससे मतलब थोड़ी उम्र में बड़ी ऊपर थी, और बड़ी थी, फिर भी उसने कहा कि मुझे कहानी समझ में आ गई। वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकी। आपकी कहानी अच्छी थी।
यूं कहा जाए तो बच्चे सेव नहीं खाते हैं, ना नुकर करते हैं। तो कहीं आपके अंदर मतलब पिता होते हुए भी, पुरुष होते हुए भी वो मातृत्व भाव थे कि किस तरह से बच्चों को सेव खिलाया जाए, कैसे उनके गुणों को बताया जाए। तो बड़े चमत्कारिक ढंग से आपने चमत्कारिक सेव की कहानी गढ़ ली। ये नहीं योजना आपकी। जी हाँ, जी, कहिए। वो हम ये कहना चाहते हैं कि ये दरअसल मेरे दिमाग में आया कि इतने अंदर इतने गुण होते हैं सेब के अंदर, और वो शरीर में क्या क्या काम करते हैं। ये बात अगर हम वैसे बताएंगे, गूगल पे बच्चे पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगी। लेकिन अगर इसी को कहानी के रूप में बताया जाए तो ये हमारे जायसवाल जी जुड़े हुए हैं, अनिल जायसवाल जी, तो नंदन में ये थे, और मैंने जैसे ही भेजा इस कहानी को तो अगले ही महीने वो प्रकाशित हो गई उसमें। सुनते हैं कि नंदन में मतलब महीने सालों साल जो है प्रतीक्षा होती रहती थी कहानियों की। लेकिन मैंने 2-3 कहानियां ऐसी भेजी कि निश्चित तौर पे उन्हें इतनी पसंद आई कि वो एक एक और दूसरी आकाश गंगा से कहानी थी, और एक ये मजेदार से वो कहानी थी जो तुरंत ही जैसे ही भेजी और तुरंत प्रकाशित हो गई वहां। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उसके नंदन के माध्यम से वो बहुत सारे बच्चों के बीच में पहुंची, और अब वो पुस्तक के रूप में देश विदेश के बच्चों के पास पहुंचने जा रही है। ये कहानी भी उसमें शामिल है, चमत्कारी से हो, जो पुस्तक हमारी आ रही है मजेदार पढ़ाई। तो जो उसमें पोषक तत्व होते हैं उनको लेकर जी के अपने लक्ष्य को सामने रखकर और चाशनी में उस लक्ष्य को डुबोया है, कहानी की चाशनी में, है ना। जी और जी बच्चे उसको पढ़ें और उसके महत्व को समझें। जहां तक मैं समझी हूँ आपका उद्देश्य उसके अंदर स्पष्ट था जी कि जी, यही था। कहानी को जो है वो एक उद्देश्य लेकर के चलती है। और चूंकि आप नाटक लिखते रहे तो उसमें थोड़ा नाटकीयता भी थी कि वो बच्चा क्योंकि दिन में सोया है और जब मम्मी उठा रही है तो वो बोलता है कि आज सूरज पश्चिम में कैसे निकल आया। ये उसी नाटकीयता को चाहे हास्य कहो, मनोविनोद का वो पुट था। तो बच्चे भी एक बार रुक करके सोचेंगे कि कैसे उस दिन सूरज पश्चिम में उगा। तो थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उन्हें ध्यान आ जाएगा कि वो शाम का समय था और सूरज डूब रहा था और वो इस तरह से सो गया था। कहानी बहुत बढ़िया है। आपका सारा ही लेखन कर्म जो है आज रेखा जी ने आपसे एक-एक करके बात खुलवा ली है। हाँ, और नहीं, वो निश्चित तौर पे अच्छा लगा, प्रश्न अच्छे थे। प्रश्न अच्छे थे। बिट्टू बन के भी उनके प्रश्न हमेशा बहुत चुटीले होते हैं और एक बच्चे के मन में क्या सहज भाव होते हैं, उनको वो बहुत शानदार तरीके से प्रस्तुत करती हैं। इस कहानी के पीछे की कहानी आपको बता दें 2 मिनट में, कि हमारे शहर में एक बहुत बड़े डॉक्टर आए डायबिटीज के, और सभी जानते हैं गूगल पे बड़ा उनका नाम है, और बड़ा तो वो उन्होंने ये फलों के ऊपर कहा कि फल खाए जाएं, फल खाए जाएं। तो हम उनके उस कार्यक्रम में शामिल हुए, वो फल खाए जाएं और क्या डायबिटीज कैसे कम की जाए, वो बात तो कहीं पीछे रह गई, लेकिन ये सेव वाली बात मेरे दिमाग में आ गई, और घर पे आके मैंने तुरंत उसकी कहानी बना दी। देखिए हम तो मुझे इसी लगा कि समाज इस तरह हम इसी समाज से लेते हैं और इसी समाज को लौटा भी देते हैं। हम रचनाकार ऐसे होते हैं कि अपने आसपास से चीजों को उठाते हैं और तुरंत का तुरंत उन्हें लौटा भी देते हैं और बहुत पौष्टिक बना करके लौटाते हैं। सृजन की खाद उसमें डालती है। एक सांचा जो होता है उसके अंदर हम उस चीज को ढाल देते हैं और ये सब करने में आप तो वरिष्ठ रचनाकार हैं तो कुशल है ही। और एक अनछुआ पहलू जो मेरी नजर में है और शायद रेखा जी इस पे बात नहीं कर पाई क्योंकि हम बाल साहित्य की बात कर रहे थे। आप कर्तव्य चक्र जैसी पत्रिका के संपादक भी हैं और ये पत्रिका जी, त्रैमासिक है और निरंतर कितने सालों से छप रही है? 8 साल, 8 साल, 8 साल। 8 साल से ये प्रकाशित हो रही है और चुनिंदा चीजें इसमें भी छपना बहुत गौरव की बात है। चुनिंदा रचनाकारों अभी को इसमें स्थान मिलता है
और आप सोचिए कि जब मैं हूं तो बाल साहित्य पीछे नहीं रहेगा। देवेंद्र मेवाड़ी जी का सबसे पहले इंटरव्यू उसमें छपा है। हाँ, बिल्कुल। और आपने कई बार सलीला संस्था के आयोजनों को लेकर भी उसमें चर्चा की है, रिपोर्ट दी है जी। और जो संपादित संकलन आए हैं उन पर भी आपने चर्चा की है जी उसके जी। ऊपर। तो बहुत अच्छी पत्रिका है, और आजकल तो आप उसका पीडीएफ भी हमको पढ़ने के लिए भेज देते हैं। आजकल पीडीएफ ही आ रहा है, क्योंकि उसको प्रकाशित तो इसलिए कि हमारे जो सालाना ग्राहक थे वो सब जो है कोरोना की वजह से सब गड़बड़ हो गए, और वो नए सिरे से उसको करेंगे प्रकाशित। कुछ प्रतियां तो छपाते हैं, लेकिन जो हमारी बड़े संख्या में छपा करती थी वो अब इस समय नहीं छप रही। अब जब बड़ी बड़ी पत्रिकाएं नंदन जैसी बंद हो गई, हम तो फिर भी बिना विज्ञापन के उसको चला रहे हैं, तो बड़ी बात है। सलीला संस्था का भी आपसे कोई अलग काम नहीं है, चूंकि जी एक जी। बड़ा आयोजन करती थी और कई रचनाकारों को मिलने का एक संगम स्थली बनती थी कि, तो अब निश्चित तौर हमें भी छोटे छोटे कार्यक्रम वही इस डिजिटल माध्यम से करके संतुष्ट होना पड़ रहा है। हाँ, बीच में मैंने 2 कार्यक्रम किए थे, किंतु उसमें भी यही रहा कि इतने रचनाकारों को हम सम्मिलित नहीं कर पाए, जोड़ नहीं पाए। दूर दराज के लोगों को बुलाना इसलिए कठिन होता है कि अगर वो रिजर्वेशन करा लेते हैं और कार्यक्रम कैंसिल हो जाता है, तो सब तरह व्यवस्थाओं को लेके और काफी मतलब परेशानी भुगतनी पड़ती है सबको। तो इसलिए जी जी। छोटे-छोटे कार्यक्रम आसपास के जगह से बुला करके उन कार्यक्रमों को किया गया है। ये लोभ हमें रोक नहीं पाई, क्योंकि एक जुनून सा है बाल साहित्य को लेकर के, उसके नहीं, संवर्धन के भविष्य लिए। में बहुत भविष्य में और मैं अच्छे कार्यक्रम होंगे, और आप अतीत में भी अच्छे कार्यक्रम करती रही, वो तो कहाँ हमारा भविष्य अच्छा होगा। मैथिली शरण गुप्त की कविता की पंक्तियां भी कुछ इसी तरह से हैं। तो अगर हम वर्तमान को संवारें तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा, और आप वर्तमान को बहुत बेहतर ढंग से संभाल रही हैं। इस कोरोना काल में भी डिजिटली सी सही, लेकिन लोगों के सामने ला रही हैं और आ रही हैं। और इस समय हमारे वेबिनार को रेखा जी अपने क्लाइमैक्स तक ले आई हैं, और बहुत जो अच्छे जो से जो जो लोग जो कार्यक्रम जो की लोग सुन रहे हैं, प्रस्तुति रेखा जी, मैं दी आग्रह है। करूंगा, जो जो लोग हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके नाम एक बार आप जो है जरूर मैं बोल मैं दें। मैं बिल्कुल उन्हीं के नाम लेने जा रही थी कि हमारे जी यहाँ लाइव कार्यक्रम देखने वालों में मेरे सामने 14-15 लोगों के नाम आए हैं, और मैं समय समय पर उनके जो कमेंट्स आए कमेंट बॉक्स में उनको भी हाईलाइट करती हुई फेसबुक के इस वेबिनार में डाल के उनको उनके विचारों को भी सहमत करती रही। बड़े जी गर्व जी की जी। बात है कि हमारे बीच रिटायर्ड सेशन जज और वरिष्ठ बाल साहित्यकार मुरलीधर जी वैष्णव हमारे बीच में आए। सुधा जुगराल, स्वागत है उनका। जो अब बाल स्वागत। साहित्य में रुचि लेने लगी हैं, वह आई हैं, वह खुद बाल साहित्य लिखने लगी हैं और प्रकाशन विभाग की पत्रिकाओं तक वो छपने लग गई हैं। तो ये भी एक हमारे लिए एक विशेष उपलब्धि है। ओम ये प्रकाश आपकी क्षत्रिय प्रेरणा है, बहुत सारे ओम लोगों को प्र... आपको प्रेरणा है। ओम प्रकाश क्षत्रिय जो नहीं, मेरे पूरा टीम है, मैं अकेली नहीं हूँ, पूरा टीम वर्क है जिसमें आप भी जुड़े हो और रेखा जी भी जुड़े हुए हैं। तो हमारे बीच विमला नागला आई है जो पूरे तरह से बाल साहित्य को समर्पित होकर रह गई हैं। गोविंद भारद्वाज हैं जो गजल और बाल साहित्य दोनों के लिए बहुत लोकप्रिय है और जाने जाते हैं। ओम प्रकाश क्षत्रिय हमारे बीच जुड़े हैं, उन्हें थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम रहती है, तो मैंने कहा शाम के लिए अपना नेट को बचा के रखिए आप, ताकि हमारे कार्यक्रम में जुड़े, और आने वाले समय में उनको लेकर के भी हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत एक उम्दा कार्य कर रहे हैं। और हाँ, संकलन अभी निकाल। उसकी हाँ, अभी मैं उसकी चर्चा नहीं करके उसको रेस्ट में और थोड़ा-सा उसमें रख रही हूँ कि ताकि जिज्ञासा बनी रहे। उनको लेके भी हम आने वाले समय में एक कार्यक्रम करने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। गौरव वाजपेयी हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, और गौरव जी को निसंदेह नमस्कार। उनके साथ उनके बच्चे भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। नहीं, बिटिया छत्तीसगढ़ उनकी से बुटिया को पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वीडियो बिल्कुल, आते वो भी रहते हैं बिटिया। रुचि से देखते हैं। बलदेव राम साहू जो छत्तीसगढ़ से हैं, वो भी इस कार्यक्रम को स्वागत है। देख रहे हैं। डॉक्टर शील कौशिक, लघु कथा के लिए एक ज्यादा हाँ। पहचाना नाम था, समीक्षा, पुस्तकों की समीक्षा और लघु कथा के लिए, जो आजकल बाल साहित्य की सिरमौर बनी हुई है, और कई
पुस्तकें उनकी हम लोगों बाल साहित्यकारों से जुड़ने के बाद उनकी कई पुस्तकें आई हैं। अनीता शर्मा ने पहली प्रतियोगिता सलीला संस्था की जीती और श्रेष्ठ का सम्मान पाया। उसके बाद तो वो जैसे मानो बाल साहित्य के समर्पित हो गई और उसी की ओर दौड़ पड़ी और निरंतर काफी काम कर रही है। और अभी उनको अकादमी से उनकी पुस्तक प्रकाशन के लिए सहयोग मिला है और बड़ी बढ़ चढ़ करके वो उसका प्रकाशन में लगी हुई है। कार्यक्रम में आई, अच्छा लगा। और कुसुम जी भी जुड़ी, हमारे साथ शर्मा जी भी जुड़े जुड़ी। कुसुम अग्रवाल थोड़ी सी देर के लिए ही हमारे साथ जुड़ी, थोड़ा विलंब से जुड़ी वो। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। जगदीश भंडारी साहब जुड़े हैं और कुमुद वर्मा, नमस्कार भंडारी जी। कुमुद वर्मा जी गुजरात से, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं और ये भी बाल साहित्य में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभी उनकी भी बहुत बढ़िया पुस्तक आई है और मैं करीब मुझे लगता है कि मैंने सभी का परिचय जो हमसे जुड़े हैं, धन्यवाद आपका, धन्यवाद, परिचय दिया है। और चूंकि मेरी नजर काम करते करते घड़ी पर भी जाती रहती है, अनिल जायसवाल जी के लिए हमने कहा ही है कि अनिल जायसवाल जी भी हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो ये भी हमारे लिए खुशी की बात है क्योंकि वो कहानियों के बहुत अच्छे समीक्षक भी हैं और पारखी भी हैं। नीलम राकेश जो खुद एक बहुत अच्छा मंच संचालन करती हैं और कार्यक्रम कर रही हैं, हर बुधवार को वेबिनार कर रही हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। तरुण कुमार दादीच हमारे साथ उदयपुर से जुड़े हैं, जो एक बाल साहित्यकार हैं और काफी दिनों से और कई समय से वो कार्य कर रहे हैं। उनकी कई पुस्तकें आ चुकी हैं। संतोष कुमार जी जैसे वरिष्ठ बाल साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हैं और सुमन वाजपेयी हमारे साथ जुड़ी हैं। पिछला कार्यक्रम ये सभी बहुत अच्छे बाल साहित्यकार हैं और निसंदेह उनकी रुचि यहाँ पर जुड़ी है। और ओम प्रकाश तंवर हैं जो चुरू से हमारे साथ जुड़े हैं और वो भी राजस्थानी भाषा में बाल साहित्य में काम करते हैं, किंतु इस बार हमारे साथ जुड़ेंगे तो हिंदी में भी करने लगेंगे। शीला पांडे हमारे साथ जुड़ी हैं और आइए मैं कार्यक्रम को आगे गति देते हुए आगे की ओर मैं जो है संचालन में करने के लिए रेखा जी को आमंत्रित करती हूँ कि इस कार्यक्रम को आगे की गति प्रदान करें। जी दीदी, बहुत अच्छी बातें आपने कहानी को लेकर कही और कहानी वाकई बहुत अच्छी थी। और रजनीकांत जी कह रहे थे कि उसमें थोड़ी नाटकीयता थी, तो नाटकीयता ही है जो कहानी के प्रति लोगों को आकर्षित करती है। अगर सीधी सीधी सपाट कहानी हो तो शायद वो इतना दिल को नहीं छूती, जितना अगर उसको थोड़ा सा, जैसे दीदी ने कहा, चाशनी में डुबो के अगर परोसा जाए तो वो ज्यादा अच्छी लगती है। और बहुत ही आपकी सुंदर कहानी रही, बहुत अच्छी चर्चा आपने की, बहुत अच्छे विचार आपने बाल साहित्य को लेके हमारे समक्ष रखे और निरंतर आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा, आपका साथ हमारी सलीला संस्था को मिलता रहेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आप अपनी बात कुछ और कहना चाहें तो 2-3 मिनट में आप अपनी बात कह सकते हैं। रेखा जी और बिमला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सलीला ऐसे ही काम करती रहे। निश्चित तौर पे मैं इन दिनों लॉकडाउन में बाहर न निकल के मेरे पास अवसर था तो मैंने बहुत सारे काम किए और कई सारे पुस्तकों को जो पुरानी पड़ी हुई थी, जो अधूरे प्रोजेक्ट थे, उनको पूरा किया। चूंकि 1 साल पहले मेरा सेवानिवृत्त हो गया दिल्ली शिक्षा विभाग से, तो अब मैं उन कामों को करने में लगा हुआ हूँ। अभी मेरी इंटरव्यू की एक पुस्तक जो है, जो मैंने बहुत सारे कला साहित्य और संस्कृति के जो लोग हैं उनके साक्षात्कार लिए थे, वो उनकी पुस्तक को तैयारी कर रहा हूँ। उसके अलावा राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्राप्त बच्चों की कहानियां हैं बहुत सारी, उनको कर रहा हूँ। उनकी पुस्तकें कई सारी तैयार कर रहा हूँ, हो रही हैं। और संगीता जी तारीफ कर रही हैं, उनका भी प्रदर्शन मैंने देखा, विश्व पुस्तक मेले में रहता है और बहुत अच्छा उनका स्वागत है कार्यक्रम में।
और इसी तरह से लगा हुआ हूँ। सभी लोग अपने अपने स्तर पर बाल साहित्य के कार्यक्रम को कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हर मंच से इस बात को उठाता रहता हूँ। हमारे निरंकार देव सेवक जी का भी पिछले दिनों जन्मदिन था, 103वां जन्मदिन था, और वो कहते थे कि बाल साहित्य अकेडमी की स्थापना सरकार करे। राजस्थान में इस दिशा में कुछ प्रयास हुए हैं, लेकिन वो अभी कहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन केंद्र सरकार में भी और हर राज्य में इस तरह से होने चाहिए। बल्कि मैंने दिल्ली सरकार में भी प्रयास किया कि जो एक उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों के लिए पत्रिका निकालती है, बिहार सरकार बच्चों के लिए पत्रिका निकालती है, और कई सारे और राज्य भी इस तरह के कार्यक्रम कभी-कभी करते हैं। तो दिल्ली सरकार से मैंने प्रयास किया कि इस तरह की कोई पत्रिका निकले, और कहा केंद्र सरकार से, साहित्य अकेडमी से इस तरह का कहा कि जितनी भी हमारी भारतीय भाषाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक पत्रिका हमारे सामने आनी चाहिए। ये इसका अभाव है। हमारे तमाम सारे भारतीय भाषाओं में बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या कहानी पढ़ रहे हैं, क्या कविताएं पढ़ रहे हैं, तो ये सब हमें समकालीन में क्या चल रहा है हमें नहीं मालूम। हमारा केरल का बच्चा, मलयालम का बच्चा क्या पढ़ रहा है, कोंकणी में बच्चा क्या पढ़ रहा है, या कन्नड़ तेलुगु में क्या पढ़ रहा है, या उधर नॉर्थ ईस्ट की जो भाषाएं हैं उनमें हमारे बच्चे जो हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, तो हमें नहीं मालूम है। हम देश को प्यार करते हैं तो देश को जानना भी हमारे लिए जरूरी होता है। हमारे देश के हिस्से में हमारे बच्चे क्या संस्कार कैसे मिल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो उस तरह से मैं जानना चाहूंगा कि एक ऐसा मंच चाहता हूं कि इस तरह का कोई मंच बने जो एक पत्रिका आए जिसमें कि सारे साहित्यकार जितने हैं, 2010 से साहित्य अकेडमी बाल साहित्य में पुरस्कार देने लगी है। उसमें तमाम सारी भारतीय भाषाओं के रचनाकारों को देती है, लेकिन वो रचनाकारों की रचनाएं अगर प्रकाशित करे, पुस्तकें उनको हिंदी में अनुवादित करे, तो हमें पता चले कम से कम जिसको पुरस्कार उन्होंने दिया है वो किस पे दिया और वो कैसी रचना है। तो कम से कम अगर कुछ नहीं कर सकते तो यही करें। और अभी हमारे इसमें मेवाड़ी जी को हिंदी में इस बार पुरस्कार मिला है। तो मैं दिल्ली में रहता हूं तो इसका लाभ मुझे मिलता है। मैं कई बार हाँ, मध्य प्रदेश की समझ झरोका कह रहे हैं छत्री जी, लेकिन वो बंद हो गई है पत्रिका। और बस यही तो है दुर्भाग्य की पराग बंद हो गई, नंदन बंद हो गई, समझ झरोका बंद हो गई, धीरे धीरे बंद हो रही हैं। लेकिन हमें निराश नहीं होना है और हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ और इस तरह के बाल साहित्य में कार्यक्रम हो, ताकि बाल साहित्य को गंभीरता से लिया जाए। जी सर, बाल साहित्य और भाषा के लिए आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी आपके प्रयास हैं और जो वर्णन अभी आपने हमारे समक्ष किया, वाकई स्तुत्य है। हमारे बीच वरिष्ठ साहित्यकार हूंदराज बलवानी जी भी जुड़े हुए थे। उनका स्वागत है। उनका भी स्वागत करती हूँ, उनका बहुत बहुत आभार करती हूँ। ऐसे प्रतिष्ठित नाम अगर हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो निश्चित ही हमें गौरव की अनुभूति होती है। और ये कार्यक्रम हमेशा इसी तरह निर्बाध चलता रहे, इसकी मंगल कामनाएं तो मैं करती हूँ। लेकिन आप लोगों की प्रतिक्रियाएं, आप लोगों का जुड़ाव हमें प्रेरित भी करता है, हमारा संबल भी बढ़ाता है। तो निश्चित हमेशा इस कार्यक्रम से आप लोग जुड़े और अपनी समीक्षात्मक टिप्पणियां जरूर दें। सिर्फ अच्छा ही नहीं, हमारी कमियां भी हमें बताएं ताकि हम हर कार्यक्रम में उन्हें सुधार सकें और इस कार्यक्रम को अच्छे से अच्छा कर सके। क्योंकि ये कार्यक्रम जो भी हैं अभी हो रहे हैं वेबिनार के माध्यम से, ये भविष्य के लिए हमारी पूंजी बनते जा रहे हैं। भविष्य में इन्हीं कार्यक्रमों को देखकर जाना जाएगा कि आज का बाल साहित्य कैसा था, आज के कार्यक्रम कैसे थे, आज के साहित्य कैसा था, आज की कहानियां कैसी थी। तो आप लोग निश्चित रूप से अपनी समीक्षात्मक टिप्पणियां हमें दें। और अगला कार्यक्रम अगले सोमवार को जो होगा, हो सकता है वो किसी और रंग में आप लोगों के सामने आए। दीदी इसकी घोषणा जल्दी ही करेंगी कि अगला क्या कार्यक्रम होने वाला है। और आज का कार्यक्रम यही संपूर्ण होता है। मैं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भी हमारे कार्यक्रम को सराहा, अपनी टिप्पणियां दी, प्रतिक्रिया दी, अपना अमूल्य समय दिया, उनका हृदय से, अपनी तरफ से, विमला दीदी की तरफ से, सलीला संस्था की तरफ से, आदरणीय रजनीकांत जी शुक्ल की तरफ से और समस्त बाल साहित्यकारों की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दीदी कार्यक्रम यही संपूर्ण करें या आप कुछ बोलेंगे? बिल्कुल। मैं कहना चाह रही थी, जब रजनीकांत जी कुछ पत्रिकाओं पे बात कर रहे थे
कि बंद हो जी। गई उसकी जिक्र कर रहे थे, पर मैं ये कहना चाह रही थी कि आज के समय में भी बहुत अच्छी-अच्छी बाल साहित्य की पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही है, पहुँच रही हैं। प्रसार संख्या में सर्वाधिक देवपुत्र ने अपना स्थान ऊँचा बना रखा है। वो मध्य प्रदेश से छप रही हैं, जो निरंतर छप रही हैं और बच्चों के हाथ में पहुँच रही हैं। उसके बाद बच्चों का देश पत्रिका का भी बहुत अच्छा स्तर बना है। वो भी बाल पत्रिका के रूप में अपने नित नए कीर्तिमान गढ़ रही है। और इसके साथ-साथ और भी ऐसी बाल पत्रिकाएँ हैं जो चाहे बाल भारती हो प्रकाशन विभाग की, वो निरंतर छप रही हैं। और मतलब जैसे-जैसे आप नज़र डालेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि कितनी बाल पत्रिकाएँ अभी भी आ रही हैं निरंतर। आज जी, ही अ, आज ही इंद्रप्रस्थ भारती का बाल साहित्य विशेषांक आया है और ये विशेषांक दूसरा आया। विशेषांक है। जबकि पहले एक विशेषांक पिछले साल आया था, वो शुरुआत की थी। इस बार दूसरा विशेषांक आया है और उसमें मैं ये कहूँ कि जिन-जिन रचनाकारों को मैं जानती हूँ, करीब-करीब 70% तो वो रचनाकार ही है जिनको सबको मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो रचनाकार ही हैं, उनकी रचनाएँ पढ़ने को मिली, सार्थक उनके लेख पढ़ने को मिले, नाटक पढ़ने को मिले। बहुत अच्छा लगा कि ऐसी पत्रिकाएँ जो जिनमें कहीं बाल साहित्य नहीं होता था, वो अब बाल साहित्य का विशेषांक छापने को तैयार हैं। राजकुमार राजन भी बाल साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई पत्रिकाओं के अंदर उन्होंने इसके विशेषांक छापे और कई नई घोषणाएँ करी, हम फेसबुक पे देखते रहते हैं उनको। डॉक्टर विकास दवे ने तो मध्य प्रदेश के अंदर जब से अकादमी के अध्यक्ष बने हैं, बाल साहित्य को अपने चरम ऊँचाइयों की ओर ले जा रहे हैं निरंतर। तो उत्तर प्रदेश में बहुत काम हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, उत्तराखंड में बाल प्रहरी के लेकर के और उदय किरोला जी बहुत काम कर रहे हैं। तो ये यानी हम बहुत आशान्वित हैं कि बाल साहित्य में सलूमर में सलीला संस्था कार्य कर रही है। ऑनलाइन बाल गोविंद पत्रिकाएं भी आ रही हैं, हमारे साथी पायस बता रहे हैं। पत्रिका निकल रही। ये पायस भी आ रही है और उधर से नव किरण और इस तरह से और भी कुछ पत्रिकाएं हैं बच्चों की। एक हाँ, खुशखबरी मैं हाँ, भी दूं कि बाल पिचकारी आ रही है। कोरोना की वजह से बाल वाटिका का प्रकाशन थोड़े दिन बंद हो गया था। अगले महीने से बाल वाटिका भी वापस प्रारंभ हो रही है। ये बहुत उसको खुशी की बात है। एक बहुत प्रतिष्ठित उसको पत्रिका है बाल वाटिका। उसको भी राजस्थान साहित्य अकादमी ने प्रकाशन सहयोग देना आरंभ कर दिया है। तो एक जी, तरह से उसको संजीवनी मिली और बीच में किसी ने शायद राजस्थान की बाल साहित्य अकादमी को लेकर के एक बीच में चर्चा भी करी थी सुशीला शर्मा ने, जो खुद बीच जयपुर में रहती हैं। तो मेरे को लगता है कि वो ज्यादा बेहतर जानती होंगी कि जयपुर में क्या स्थिति चल रही है और बाल साहित्य अकादमी की स्थापना और उसके अध्यक्ष की बात कब होगी। हमारे बीच करीबन 20 लोग लाइव जुड़ चुके हैं और उन लोगों ने हाँ, हमारा बहुत सारे कार्यक्रम नए देखा है। नाम, तो बहुत सारी पत्रिकाओं के नाम भी आए हैं, हमारे साथियों ने दिए हुए हैं। जी, जी। और मैं ये कह रही हूँ कि ये देखिए आप कि जो है रेखा जी का इतना मजा हुआ जो संचालन चल रहा है, प्रस्तुति चल रही है और जो आप लोग जो संरचनाकार जो आते हैं उनके इतने अच्छे वक्तव्य होते हैं कि उन तमाम बातों को लेकर के निरंतर हम अपना प्रसार और फैलाव करते जा रहे हैं और बाल साहित्यकारों तक पहुंच रहा है। आने वाले समय में ये बच्चों तक भी पहुंचेगा और जब कहानी सुनाई जाए तब अगर बच्चे भी उसमें जुड़ते जाए तो बहुत बिल्कुल। अच्छा लगेगा और देखिए, एक पता लगा अच्छा कि जिसके कार्यक्रम लिए कहा जाएगा। जा रहा है वही नहीं है, तो हम्म, जी। ये हाँ, कमी और लग रही अब है। लगातार देखिए आप बाल पत्रिकाओं के उषा सोमानी भी जुड़ी हैं नाम आ बाल रहे पत्रिकाओं हैं से नाम ला रहे हैं लगातार। बराबर नाम सुनीता आ शर्मा रहे जी भी हैं। जुड़ी हैं। हाँ हाँ, संगीता शर्मा भी जुड़ी है, संगीता सेठी भी जुड़ी हैं और ये देखिए ये नाम आए जा रहे हैं अभी और एक लहर सी चल रही है कि कहीं कमी नहीं है, इसलिए कलमकारों रुको नहीं, बढ़ते बढ़े चलो चलो, बढ़े चलो। बड़े चलो। तो ये बहुत अच्छा है और कमेंट्स बराबर आ रहे हैं। मैं सोच रही थी अब इस कार्यक्रम को यहाँ विराम दे, 9:04 हो गए हैं, परंतु देखिए छाट के पत्रिकाओं के नाम आ रहे हैं तो ये हम लोगों के लिए तो ये फायदे की बात ही है कि ये सबसे हम बड़ी उपलब्धि है इस कार्यक्रम की। उपलब्धि है कि ये सब लोग एक तरह से कितनी सक्रियता से जुड़े हैं। ठीक है, चैट के जुड़े। माध्यम से जुड़ रहे हैं, चैट बॉक्स के माध्यम से,
किंतु हम लोग सब मिल करके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। स्ट्रीम यार्ड की अपनी एक लिमिटेशन होती है और उसका एक अपना आनंद भी होता है ना। तो जी अब सब लोग फिर से हम जुड़ेंगे अगले सप्ताह सोमवार को। जो ये कार्यक्रम शनिवार को होता था उसको हमने बदल करके सबकी उसकी सहमति से इसको सोमवार को कर दिया है। तो अब कार्यक्रम शनिवार के बदले सोमवार को हुआ करेगा। तो आप सभी जी। लोगों से बहुत विदा बहुत लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार रजनीकांत जी, आप हमारे नमस्कार जी, कार्यक्रम में नमस्कार। जुड़े। आप मैं भी सभी आपको लीला का अंग मानती हूँ और आपको बहुत बहुत साधुवाद। सभी सभी का आभार। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी साथियों का जिनका नाम लिया गया, जिनका नहीं लिया गया, सभी का धन्यवाद।